नमस्कार साथियों, आज हम लोग विधेयक मतलब बिल और ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश और एक्ट मतलब अधिनियम और लॉ मतलब कानून। अर्थात आज हम विधेयक, अध्यादेश, अधिनियम और कानून इन शब्दावलियों पे बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छात्रों को इससे निपटना पड़ता है और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इन टर्म्स को लेके हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज इस पर चर्चा होगी ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हम लोगों का। देखिए, पहली चीज़ है बिल या विधेयक। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कानून का प्रस्ताव लेकर आता है, कानून कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, कितने उसमें धाराएं होनी चाहिए कानून में, हर धारा की शब्दावली क्या होनी चाहिए, क्यों वो कानून लाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें उसमें कानून के एक प्रस्ताव बनाया जाता है और उस प्रस्ताव को दिया जाता है पहले। अगर वो पार्लियामेंट है तो लोकसभा के अध्यक्ष, या अगर वो राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। अगर वो विधानसभाएं हैं तो विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है, या विधान परिषद है तो विधान परिषद के अध्यक्ष को दिया जाता है। तो ये प्रस्ताव दिए जाते हैं और जब किसी कानून का प्रस्ताव हम देते हैं कि हम इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं, तो उस कानून के प्रस्तावित प्रारूप को हम विधेयक कहते हैं या उसको बिल कहते हैं। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा आपका, अब थोड़ा इसके अंदर जाना पड़ेगा कि ये जो प्रस्तावित कानून के जो प्रारूप होते हैं, ये प्रस्तुत करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो, क्या उसको कहा जाए। क्योंकि कोई भी जो कानून का प्रस्ताव होता है जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं, तो वो उसका जब हम वर्गीकरण करते हैं कि विधेयक किस प्रकार का है, तो आपने सुना होगा कि कभी उसको हम पब्लिक बिल कहते हैं और कभी हम उसको प्राइवेट बिल कहते हैं या उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। तो आज ये समझते हैं कि पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है और प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपसे कभी भी इंटरव्यू में भी पूछे जा सकती हैं और इस पे प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में। ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बन सकते हैं और वैसे भी लॉन्ग टर्म प्रश्न भी आ सकते हैं। देखिए, कोई भी सदस्य विधायिका का, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो एमपी हो, लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, उसको ये हक है कि वो कानून का एक प्रस्ताव ला सके कि भाई हम किस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं। अगर ये प्रस्ताव कोई भी विधायिका का सदस्य लाता है, कोई सामान्य एमपी लाता है, तो ये इसको प्राइवेट मेंबर्स बिल की संज्ञा दी जाती है। उनको प्राइवेट मेंबर ट्रीट किया जाता है कि संसद का कोई भी सदस्य जो है वो एक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, अगर वो केवल एमपी है तो उसके द्वारा जो प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप होता है उसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अब इसके बाद एक होता है, ये तो हो गया प्राइवेट मेंबर्स बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्या होता है भाई? प्राइवेट बिल वो होता है जो कि किसी एक विशेष शहर, किसी एक विशेष संस्था के लिए लाया जाता है। वो पूरे देश पे लागू नहीं होता, वो एक विशेष किसी संस्था या किसी शहर के लिए वो बनाया जाता है। और जब ऐसा कोई विधेयक बनता है जो एक विशेष संस्था या विशेष जगह के लिए या विशेष उसके लिए बनाया गया हो, संस्था के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उसको हम प्राइवेट बिल की संज्ञा देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक हो गया प्राइवेट मेंबर्स बिल, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का जो विधेयक पेश करता है उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। और जो बिल किसी, जैसा कि मैंने बताया, किसी स्थान, किसी विशेष संस्था से संबंधित होता है, पूरे देश से संबंधित नहीं होता, सभी लोगों से संबंधित नहीं होता, उसको हम प्राइवेट बिल कहते हैं। ये तो दो प्रकार के प्राइवेट और प्राइवेट मेंबर्स बिल हो गए।
अब आइए देखते हैं कि तीसरा जो कैटेगरी है पब्लिक बिल का, वो क्या होता है। आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा के, राज्यसभा के या किसी विधायिका के, अगर राज्य में है तो विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं। कोई भी मंत्री, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, वो हो तो गया कार्यपालिका, वो तो हो गया एग्जीक्यूटिव का मेंबर। तो जब कोई मंत्री कोई विधेयक प्रस्तुत करता है, चाहे वो केंद्र में एक मंत्री हो, चाहे वो राज्य में मंत्री हो, यदि मंत्री के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे कार्यपालिका के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पब्लिक बिल की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा कि पब्लिक बिल वो होता है जो कार्यपालिका के सदस्य अर्थात मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के प्रस्तुतिकरण वाले जो बिल हैं कि प्रस्तुतिकरण के आधार पर अगर हम विधेयकों का क्लासिफिकेशन करें तो हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। अब ये तो हुआ एक वर्गीकरण। एक और वर्गीकरण है जिसको सब्सटैंटिवली हमको क्वालिफाई करना है या सब्सटैंटिवली क्लासिफाई करना है कि एक दूसरे प्रकार से भी विधेयकों का वर्गीकरण किया जाता है कि ठीक है, किसने प्रस्तुत किया, क्या किया, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन उसका जो प्रयोजन है, विधेयक का जो मुद्दा है, प्रयोजन है, वो क्या करना चाहता है, तो विधेयक का जो सब्सटैंटिव पार्ट होता है उस सब्सटैंटिव पार्ट के लिए भी हम एक नई वर्गीकरण की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और आज उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। वो कौन से विधेयक हैं जो कि हमको इस प्रकार के दिखाते हैं कि भाई वो कौन से कैटेगरी में आएगा। पहला जो कैटेगरी होता है अर्थात विषय वस्तु के बारे में, जब हम विषय वस्तु के आधार पे किसी विधेयक का वर्गीकरण करते हैं तो 5 प्रकार के विधेयकों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। 5 प्रकार की क्लासिफिकेशन कैटेगरी में उनको खड़ा कर सकते हैं। पहला, सामान्य या ऑर्डिनरी विधेयक। सामान्य विधेयक या ऑर्डिनरी विधेयक। ऑर्डिनरी विधेयक क्या होता है? ऑर्डिनरी विधेयक ये होता है कि जिसकी आज्ञा संविधान देता है कि आप इन विषयों पे कानून बना सकते हैं। जिन विषयों पे आप कानून बना सकते हैं, सामान्य कानून, उन विषयों पे जब हम कानून बनाते हैं, उन विषयों के लिए जब हम कोई विधेयक लाते हैं तो उसको सामान्य कानून कहा जाता है। अर्थात आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार बना सकती है कानून, राज्य सूची पे राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची पे भी कानून बना सकती है। तो वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी हम कानून बनाते हैं तो जिस संविधान जिस क्षेत्र में हमको अधिकृत करता है कि हमें इस पर कानून बनाना है, हम उस पर कानून बनाते हैं और जब हम उस पर कानून बनाते हैं तो उसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। ये ऑर्डिनरी बिल जो है अगर संसद है तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और जब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों से एक आइडेंटिकल रूप में पास हो जाता है तो इस राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो वो आगे की प्रक्रिया है, वो आगे उससे बात करेंगे। लेकिन अभी ऑर्डिनरी बिल क्या है कि ऑर्डिनरी बिल वो है जिस पर कि कोई भी प्रस्ताव उन मुद्दों पे, उन बिंदुओं पे, उन तत्वों पे बनाया जाता है, उन अधिकारों पे, उन शक्तियों पे बनाया जाता है जो कि केंद्र या राज्य को प्राप्त है सामान्यतः। अब ये तो हुआ सामान्य विधेयक का मुद्दा कि भाई सामान्य विधेयक क्या होता है। और इसके बाद एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आता है जिसको हम धन विधेयक की श्रेणी में रखते हैं, मनी बिल की श्रेणी में रखते हैं। और मनी बिल की श्रेणी में जिस विधेयक को हम रखते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 के द्वारा गाइडेड होता है। हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 अनुच्छेद ये बताता है कि मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें तमाम चीज़ें बताई गई। धन विधेयक पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाता। आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको खोजने में प्रॉब्लम है तो आप सीधे उस लिंक से उसको खोज सकेंगे। तो मैं धन विधेयक का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ। धन विधेयक क्या होता है ये अनुच्छेद 110 बताता है।
लेकिन अब ये तय कैसे हो कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? इसके लिए अगर लोकसभा है तो इसका तय हर विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा कि भाई वो धन विधेयक है या नहीं है। और स्पीकर का जब सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो धन विधेयक है, तब उसको धन विधेयक स्पीकर सर्टिफाई करता है कि दिस इज ए मनी बिल, ये एक धन विधेयक है। और जब वो धन विधेयक है तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। ये इसकी खास बात है। और दूसरी चीज़ कि अगर ये धन विधेयक है तो इस पे लोकसभा को ही पूर्णतः अधिकार होता है, राज्यसभा को केवल इस पे 14 दिन का समय दिया जाता है कि उस पे कोई विचार विमर्श कर ले, वाद विवाद कर ले, लेकिन राज्यसभा को उसे किसी प्रकार का संशोधित करने का अधिकार नहीं है। तो जहां सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों के अधिकार बराबर होते हैं, वहीं धन विधेयक पर लोकसभा को ही पूर्ण अधिकार होता है, प्रस्तुतिकरण का भी और पास करने का भी। राज्यसभा का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। यही स्थिति राज्यों में विधानसभाओं की है कि जब धन विधेयक अगर प्रमाणित हो जाता है, विधानसभा का अध्यक्ष अगर प्रमाणित कर देता है कि ये धन विधेयक है, तो उस पर केवल और केवल विधानसभा ही अधिकृत होती है उसको पारित करने के लिए। विधान परिषद का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी का वो विधेयक होता है जिसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस बिल, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, और उस फाइनेंस बिल का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कि वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और फाइनेंस बिल भी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के होते हैं, और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिसमें कि कभी कभी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है और किसी वर्गीकरण में राष्ट्रपति की अनुमति नहीं भी लेनी पड़ती। ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बना हुआ है, समय क्यों नष्ट किया जाए। तो 3 प्रकार के ये विधेयक हो गए। ऑर्डिनरी विधेयक अर्थात सामान्य विधेयक, दूसरा धन विधेयक आर्टिकल 110 के अनुरूप, और तीसरा फाइनेंस बिल जो कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के 2 प्रकार के होते हैं। अब चौथे प्रकार का जो विधेयक है वो संवैधानिक विधेयक होता है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल का मतलब ये होता है कि वो संविधान के अनुच्छेद 368 अर्थात आर्टिकल 368 के तहत उसको प्रस्तुत किया जाता है। और जब आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तुत किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो संविधान के किसी प्रावधान को परिवर्तित या संशोधित करने का प्रयास कर रहा होता है। उसमें फिर बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है कि उसको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। ये चौथे कैटेगरी का बिल होता है। और 5वें कैटेगरी का वो बिल होता है कि जब किसी अध्यादेश को एक कानून के रूप में परिवर्तित करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कि भाई एक अध्यादेश चल रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। उस अध्यादेश की अवधि समाप्त हो रही है, इसको क्या पारित करना है, उसका जो प्रस्ताव आता है। तो किसी अध्यादेश को पारित करने के लिए जो विधि का प्रस्ताव आता है, जिसमें अध्यादेश के प्रावधान वैसे के वैसे ही रखे जा सकते हैं, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है, जिस रूप में भी अध्यादेश को पारित करने का प्रस्ताव लाया जाता है उसको हम ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल के रूप में जानते हैं। अर्थात एक ऐसे विधेयक के रूप में जानते हैं जो कि ऑर्डिनेंस को अर्थात अध्यादेश का स्थान लेने वाला है। तो विषय वस्तु के अनुसार हमने देखा कि हम किसी भी विधेयक को 5 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के आधार पे 3 कैटेगरी, जैसा कि आपने देखा कि प्राइवेट मेंबर्स बिल, प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल ये होता है। और विषय वस्तु के अनुसार आपने देखा कि सामान्य विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक, संवैधानिक विधेयक और ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला विधेयक, ये 5 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो ये तो हुआ विधेयकों के बारे में। अब आइए ऑर्डिनेंस के बारे में बात करते हैं, अध्यादेश के बारे में बात करते हैं कि अध्यादेश क्या चीज़ होती है। देखिए, अध्यादेश का दूसरा अर्थ ये है कि एक प्रकार से टेम्परेरी कानून। और ये कानून इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कानून संसद के द्वारा नहीं बनाया जाता, अध्यादेश संसद के द्वारा नहीं बनाया जाता, अध्यादेश कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, राष्ट्रपति के द्वारा ये बनाया जाता है। और
हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1, 2, 3 जो हमारे संविधान का है, वो हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि जब संसद अधिवेशन में न हो, संसद आप जानते हैं कि एक उसका बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, एक उसका विंटर सेशन होता है, तो उसके 3 सेशन होते हैं और कभी कभी विशेष अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो संसद का भी वो होता है, छुट्टी होती है। तो जब संसद की छुट्टी हो और मान लीजिए किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो अगर कोई देश को कानून की ज़रूरत पड़े और संसद छुट्टी पे है, संसद की छुट्टी चल रही है, अवकाश काल चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या देश कानून की ज़रूरत के बावजूद भी वेट करेगा कि संसद बैठे तब हम जो है कानून बनाएं? तो ऐसी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए, विषम परिस्थिति से, विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकृत किया जाता है कि वो तत्काल कोई भी, अगर वो संतुष्ट है कि हाँ इस कानून की अत्यंत आवश्यकता है, तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ही कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी वही होगी जो किसी भी कानून की होती है। बस ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति ये अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों ही सदन एक प्रकार से उसमें हो, मतलब अधिवेशन, संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। ये इसकी खास बात है, अदरवाइज वो नहीं इशू कर सकता है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि जब दोनों सदन जो है वो काम कर रहे हों, इसका मतलब पार्लियामेंट काम कर रही है, फिर राष्ट्रपति को क्या ज़रूरत भाई अध्यादेश जारी करने की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सदन छुट्टी पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा छुट्टी पे हो, राज्यसभा छुट्टी पे ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा छुट्टी पे ना हो, राज्यसभा छुट्टी पे हो। अर्थात दोनों सदन जब छुट्टी पे हैं तभी अधिवेशन, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, या लोकसभा और राज्यसभा में एक सदन कम से कम छुट्टी पे हो, अधिवेशन में ना हो, तब राष्ट्रपति जारी कर सकता है। लेकिन दोनों सदन अगर कार्यरत हैं, दोनों का अधिवेशन चल रहा है, तो राष्ट्रपति कतई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो 6 हफ्ते के अंदर उसकी अनुमति जो है वो प्राप्त होनी चाहिए संसद के द्वारा। अर्थात किसी भी अध्यादेश का कार्यकाल 6 हफ्ते होता है। 6 हफ्ते के अंदर संसद उसको स्वीकार कर सकती है, उसको अस्वीकार कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, जो चाहे संसद कर सकती है। इट विल बी ट्रीटेड एज अ बिल। तो संसद को पूरी तरह से अधिकार है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को स्वीकार करे, अस्वीकार करे या उसको संशोधित कर दे। दिक्कत कहाँ पैदा हो जाती है? दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि मान लीजिए एक सदन अधिवेशन में है और दूसरे सदन का छुट्टी चल रहा है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति दूसरे सदन का अधिवेशन बुलाएगा, और जब दूसरा सदन का अधिवेशन आएगा, उस जिस दिन से आएगा, मान लीजिए 1 तारीख को उसका अधिवेशन शुरू हुआ, तो 1 तारीख से 6 हफ्ते की गणना होगी कि इस दिन से 6 हफ्ते माना जाएगा कि भाई 6 हफ्ते का एक कार्यकाल मिलना चाहिए, संसद उस पर अच्छे से विचार विमर्श करे और एक अच्छा कानून बनाए। तो ये उसमें व्यवस्था बनाई गई है। तीसरी चीज़ एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा भंग हो, जब ऑर्डिनेंस जारी हो तो लोकसभा भंग हो, और लोकसभा के अधिकतम भंग होने की सीमा 6 महीने होती है कि 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता किसी भी 2 सदन के अधिवेशन का। तो लोकसभा अगर भंग भी है तो वो 6 महीने के दौरान उसको, तो हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए कि अगर 6 महीने पूरा कंप्लीट लोकसभा भंग रही और उसके बाद चुनाव होकर 6 महीने के अंतराल पे बैठी, क्योंकि वो तो संवैधानिक प्रावधान उसको बैठना ही है, उसके बाद लोकसभा को 6 हफ्ते का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर ऑप्टिमम किसी परिस्थिति में आप परिकल्पना कर सकते हैं जिस समय की लोकसभा भंग हो जाए ऑर्डिनेंस इशू होने के बाद, तो वैसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि अधिकतम जो ऑर्डिनेंस का कार्यकाल है वो 6 महीने और 6 हफ्ते का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है। और ऑर्डिनेंस एक बार जो है वो बन गया
तो उसके अंदर किए जाने वाले सारे काम वैध होते हैं, चाहे ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट पास करे या रिजेक्ट ही क्यों न कर दे। तो पार्लियामेंट अगर ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट भी कर देती है तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि साहब पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दिया, 6 महीने के दौरान जो काम किए गए या 6 महीने 6 हफ्ते के दौरान जो काम किए गए वो सब अवैध हो गए। नहीं, जो काम हो गए उसके निरस्त किए जाने से पूर्व या अस्वीकृत किए जाने से पूर्व ऑर्डिनेंस के, वो सारे के सारे उसी काम से वैध बने रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू भी उस पर उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि हम देखते हैं कि सामान्य कानून पे होता है। तो इस प्रकार से जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक शॉर्ट टर्म लॉ आप उसको कह सकते हैं, टेम्परेरी लॉ है, और जिस लॉ को जिसने बनाया है वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने किसी ऑर्डिनेंस को बनाया है तो राष्ट्रपति चाहे तो 6 महीने के पहले ही या 6 हफ्ते के पहले ही उसको विड्रॉ भी कर सकता है, उस पर कोई किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है। इसी प्रकार से राज्यों में जो गवर्नर है उसको भी ये अधिकार होता है कि वो भी चाहे तो ऑर्डिनेंस जारी कर दे जब कोई विधानसभा सत्र में नहीं होती है, विधानसभा अब शीतकाल होती है, उसको अवकाश काल में होती है। तो ये चीज़ हुई कि विधेयक क्या है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की ऑर्डिनेंस क्या है, अध्यादेश क्या है। अब तीसरी चीज़ आती है कि अधिनियम क्या चीज़ होती है। देखिए, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। जब कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। आप जानते हैं कि संसद के 3 कंपोनेंट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 2 सदनों ने तो पास कर दिया, अब तीसरा कंपोनेंट तो राष्ट्रपति है, तो उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृत के लिए, और जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृत कर देता है तब कहीं जाके वो एक्ट बनता है, वो अधिनियम बनता है, और जब वो अधिनियम बन जाता है तो तत्काल उसको हम कहते हैं कि ये कानून हो गया, ये देश का कानून हो गया। तो अधिनियम और कानून, एक्ट और लॉ एक ही चीज़ है, ये समानार्थी हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। जो एक्ट है उसी को दूसरी शब्दावली उसकी लॉ की है। लॉ और एक्ट एक ही चीज़ है, अधिनियम और कानून एक ही चीज़ है। और ये कब हो जाता है, जब कोई भी विधेयक फाइनली जब पास हो के संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति की उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब उसको गज़ट कर दिया जाता है, गज़ट में प्रकाशित कर दिया जाता है, और तब जनता को पता चलता है कि एक कानून उनको और प्राप्त हो गया है, और सभी लोग उस कानून के प्रावधान के अनुसार आचरण करने की कोशिश करते हैं। और न्यायपालिका भी उस कानून का एक प्रकार से संज्ञान लेकर और लोगों को देखती है कि उस कानून के अनुरूप अगर किसी ने आचरण नहीं किया तो कानून के प्रावधानों के अनुसार उनको अगर कोई दंड दिया जाना है तो वो न्यायपालिका उस पर दंड भी देती है या उनके कार्यों को निरस्त कर देती है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि विधेयक क्या है, कानून का प्रस्ताव है। अध्यादेश क्या है, शॉर्ट टर्म लॉ है, हाँ, सीमित अवधि का कानून है। और अध्यादेश और विधेयक के बाद जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं अधिनियम और कानून, इसका मतलब ये आपके जीवन के लिए स्थायी और ये पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं, सभी राज्यों पे लागू होते हैं, सभी पर लागू होते हैं अगर ये संसद के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, राज्यों की जरूर जो कानून होते हैं, ध्यान रखिएगा, राज्यों में जो कानून बनते हैं वो केवल राज्य की सीमा के अंदर ही लागू होते हैं, राज्य की सीमा के बाहर लागू नहीं होते। और राज्य के अंदर अगर आप एक राज्य के, जाहिर है कि हम लोग किसी न किसी राज्य में रहते हैं, तो जिस राज्य में हम रहते हैं उन कानूनों का हमें पालन करना आवश्यक होता है। देश के कानूनों का तो हम पालन करते ही हैं, लेकिन जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के भी कानूनों का पालन करते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आज आपको ये तीनों चारों टर्म्स, विधेयक क्या है, अध्यादेश क्या है, अधिनियम क्या है, कानून क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्लैरिटी हमारे छात्रों में आए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसमें चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो हमसे ज़रूर शेयर करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।